नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम पौधों की दुनिया के अंदर झांक रहे हैं, खास तौर पर पुष्पीय पौधों की जो अंदरूनी बनावट है, जिसे एनाटॉमी कहते हैं, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, बाहर से तो पौधे दिखते ही हैं, पर अंदर वो कैसे बने हैं ये समझना उनके जीने के तरीके को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यही है प्लांट एनाटॉमी। और जैसे हर जीवित चीज की बुनियाद सेल यानी कोशिका होती है, पौधों की भी वही है। फिर एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं मिलकर वो बनाती हैं टिश्यूज यानी ऊतक। हाँ, और ऊतक मिलकर फिर बनते हैं ऑर्गन्स, जैसे जड़, तना, पत्ती। और पौधों में ये जो ऊतक है, टिश्यू, इनको हम मोटे तौर पर 3 टिश्यू सिस्टम्स में बांटते हैं, उनकी जगह और बनावट के हिसाब से। 3 सिस्टम्स? जी। कौन कौन से? पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब सबसे बाहरी। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो बीच का भराव जैसा है। और तीसरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अच्छा, तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन सिस्टम्स को। सबसे पहले वो सबसे बाहरी वाला एपिडर्मल सिस्टम। ये पौधे का एक तरह से कवच है ना? ये किस चीज से बचाता है पौधे को? हाँ बिल्कुल, ये प्रोटेक्शन देता है बाहरी चोट से, पानी के नुकसान से। इसमें मेनली होती है एपिडर्मिस, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत। फिर स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों पर छोटे छोटे छेद। और कुछ एपिडर्मल अपेंडेजेस भी होते हैं, जैसे जड़ों पर रूट हेयर्स और तनों पर ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस आपने कहा, बाहरी परत। ये तो अक्सर सिंगल लेयर्ड होती है, मतलब एक कोशिका जितनी मोटी। क्या ये काफी है सुरक्षा के लिए? हाँ, होती तो पतली है, पर तनों और पत्तियों पर इसके ऊपर एक मोम जैसी परत होती है, क्यूटिकल कहते हैं उसे। ये पानी को उड़ने से रोकती है और थोड़ी मजबूती भी देती है। अच्छा, लेकिन जड़ों में नहीं होती ये क्यूटिकल? नहीं, जड़ों में नहीं, क्योंकि जड़ का काम तो पानी सोखना है ना। क्यूटिकल होगी तो पानी कैसे सोखेगी? सही बात है। और स्टोमेटा, उनका क्या रोल है? स्टोमेटा तो बहुत जरूरी है गैसों के आने जाने के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना, ऑक्सीजन बाहर छोड़ना। और ट्रांसपिरेशन भी यहीं से होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का भाप बनकर उड़ना? हाँ, वही। और हर स्टोमा के खुलने बंद होने को कंट्रोल करती हैं 2 खास कोशिकाएं, गार्ड सेल्स कहते हैं उन्हें, सेन के बीज जैसी या डंबल के आकार की। ओके, तो ये गैस एक्सचेंज और पानी का नियंत्रण हो गया। और वो जो आपने बताए थे एपिडर्मल अपेंडेजेस, रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स। हाँ, रूट हेयर्स जो हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक कोशिका वाले। और ये जड़ों का सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा पानी और मिनरल सोखे जा सकें। और ट्राइकोम्स अक्सर मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक से ज्यादा कोशिका वाले। ये तने पर होते हैं और ट्रांसपिरेशन से होने वाले पानी के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं, थोड़ी सुरक्षा भी देते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल सिस्टम समझ आ गया। अब इसके अंदर क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हाँ, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडलों को छोड़ दें तो पौधे का बाकी जो ज्यादातर हिस्सा है वो ग्राउंड टिश्यू ही है। इसमें मुख्य तौर पर 3 तरह के सिंपल टिश्यू आते हैं। सिंपल टिश्यू कौन से? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनके काम क्या है अलग अलग? पेरेन्काइमा का मेन काम है फोटोसिंथेसिस, मतलब भोजन बनाना और उसे स्टोर करना। और कोलेनकाइमा जो है वो पौधे के बढ़ते हुए हिस्सों को, जैसे नया तना या पत्ती का डंठल, उनको लचीलापन और सहारा देता है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट पर लचीला। और स्क्लेरेन्काइमा, ये नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, स्क्लेरेन्काइमा, इसकी कोशिकाएं अक्सर मृत होती हैं और दीवारें बहुत मोटी और लिग्निन वाली होती हैं। ये पौधे को कठोरता और मजबूत मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, जैसे फलों के छिलके या जूट के रेशे। ये तीनों टिश्यूज मिलकर ही बनाते हैं पौधे के अंदरूनी हिस्से, जैसे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, ये सब जड़ और तने में। और पत्तियों में इसी ग्राउंड टिश्यू को मीजोफिल कहते हैं। समझ गया। अब आते हैं पौधे के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हाँ, ये पौधे का पाइपलाइन सिस्टम है। इसमें 2 मुख्य जटिल ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, इनका काम तो शायद सबसे ज्यादा पता होता है लोगों को। हाँ बिल्कुल। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ से ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक, नीचे या ऊपर, जहां जरूरत हो वहां पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं वैस्कुलर बंडल्स। हाँ, मैंने सुना है ये वैस्कुलर बंडल्स ओपन या क्लोज्ड हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ?
सही सुना है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नाम का एक टिश्यू मौजूद है तो वो ओपन वैस्कुलर बंडल कहलाता है। ये कैम्बियम नई कोशिकाएं बना सकता है जिससे तना मोटा होता है। इसी को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये ज्यादातर डाइकॉट पौधों में होता है। अच्छा, डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्री। जैसे आम या शीशम। हाँ। बिल्कुल, इसी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से वो बड़े पेड़ बन पाते हैं। और अगर कैम्बियम ना हो तो वो क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल कहलाता है। ये मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधों में होता है, जैसे गेहूं, चावल या घास। इनमें कैम्बियम नहीं होता तो ये मोटाई में ज्यादा नहीं बढ़ पाते, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और इनकी अरेंजमेंट मतलब ये बंडल लगे कैसे होते हैं, उसमें भी फर्क होता है जड़ों और तनों में? हाँ, व्यवस्था भी अलग होती है। जड़ों में रेडियल अरेंजमेंट होती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर अल्टरनेट करते हुए। और तने में? तनों और पत्तियों में कंजॉइंट अरेंजमेंट होती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर एक ही बंडल में साथ साथ होते हैं। चलिए, अब ये डाइकॉट और मोनोकॉट का जो फर्क है उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इनकी एनाटॉमी में क्या मुख्य अंतर है? जड़ों से शुरू करें। जरूर। डाइकॉट रूट मतलब द्विबीजपत्री जड़ में जाइलम बंडलों की संख्या कम होती है, अक्सर 2 से 4। बीज का हिस्सा पिथ वो छोटा होता है या होता ही नहीं। और हाँ, कैम्बियम बनता है बाद में, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और मोनोकॉट जड़ में? मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल ज्यादा होते हैं, अक्सर 6 से ज्यादा। इस स्थिति को पॉली आर्च कहते हैं। और पिथ काफी बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है, पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अब तने की बात करते हैं। डाइकॉट और मोनोकॉट तने में क्या फर्क है? डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल एक खास तरीके से एक रिंग या वलय में अरेंज होते हैं। ये ओपन होते हैं, मतलब कैम्बियम होता है। और ग्राउंड टिश्यू साफ तौर पर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ वगैरह में बटा होता है। अच्छा, रिंग में होते हैं। हाँ, और मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड, कोई रिंग नहीं। और ये क्लोज्ड होते हैं, मतलब कैम्बियम नहीं, ग्राउंड टिश्यू भी बटा हुआ नहीं होता है। इसीलिए शायद मोनोकॉट सीधे ऊपर बढ़ते हैं, ज्यादा मोटे नहीं होते। बिल्कुल, वो रिंग वाली व्यवस्था और कैम्बियम ही डाइकॉट्स को मोटाई में बढ़ने देता है। और पत्तियां, उनमें भी फर्क होगा? हाँ बिल्कुल, डाइकॉट लीफ को डोर्सीवेंट्रल पत्ती भी कहते हैं, मतलब उसकी ऊपरी और निचली सतह अलग दिखती हैं। अंदर जो मेसोफिल टिश्यू है वो 2 तरह की कोशिकाओं में बटा होता है। ऊपर की तरफ खंभे जैसी पैलिसेड कोशिकाएं और नीचे की तरफ अनियमित आकार की स्पॉन्जी कोशिकाएं। अच्छा, और स्टोमेटा? स्टोमेटा ज्यादातर निचली सतह पर होते हैं डाइकॉट लीफ में। और मोनोकॉट पत्ती? मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल कहते हैं, मतलब दोनों सतहें करीब करीब एक जैसी। इसमें मेसोफिल बटा हुआ नहीं होता, पैलिसेड और स्पॉन्जी में। और स्टोमेटा दोनों सतहों पर लगभग बराबर संख्या में होते हैं। घास जैसी कुछ मोनोकॉट पत्तियों में खास कोशिकाएं होती हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। ये पानी की कमी होने पर पत्ती को मोड़ने या रोल करने में मदद करती हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे बनावट काम से जुड़ी हुई है। तो इन सब संरचनाओं को देखकर ये तो एकदम साफ है कि पौधों की जो अंदरूनी दुनिया है वो कितनी व्यवस्थित और कुशल है। हर छोटा हिस्सा अपने काम के लिए बिल्कुल सटीक बना है। निश्चित रूप से। और यही एनाटॉमी, ये अंदरूनी बनावट हमें न सिर्फ डाइकॉट और मोनोकॉट जैसे ग्रुप्स को पहचानने में मदद करती है, बल्कि ये समझने में भी कि पौधे अलग अलग माहौल में कैसे काम करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, और यहां तक कि उनका विकास, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। कमाल की बात तो यह है कि ये छोटी छोटी सूक्ष्म बनावटें ही पौधे के पूरे जीवन को, उसके रहने के ढंग को, उसके अस्तित्व को तय करती हैं। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ना चाहूंगी। ये जो अंदरूनी संरचनाएं हैं, जैसे वैस्कुलर बंडलों की व्यवस्था या स्टोमेटा का वितरण, इनकी गहरी समझ भविष्य में हमें कैसे मदद कर सकती है? क्या हम बेहतर फसलें उगा पाएंगे या ऐसे पौधे बना पाएंगे जो जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार तक गहराई से सोचते रहिए।